नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भाग 15 को देखेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 22 के अंतर्गत आएगा, जिसमें हमारा निर्वाचन आयोग होगा अर्थात इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन इसको देखेंगे कि भारत में कौन किस प्रकार से निर्वाचन पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। कि भारत में निर्वाचन आयोग जो है वो उसका कार्य केवल निर्वाचन कराने का ही है या कुछ और भी है, या फिर ये कह लें कि जो हमारे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, क्या ग्राम पंचायत का चुनाव भी जो संघ का निर्वाचन आयोग होता है वही करवाता है या किसी राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। क्योंकि देखो, संघ का निर्वाचन आयोग अलग होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग अलग होता है। क्योंकि संघ का जो निर्वाचन आयोग होता है वो आप कह लो कि लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, राज्यसभा का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, और आप ये कह लो कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा का भी इलेक्शन जो कंडक्ट कराता है वो संघ का लोक निर्वाचन आयोग ही कराता है। जबकि जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है, जो निर्वाचन होता है ग्राम पंचायत का, उसका जो निर्वाचन करवाता है वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, ना कि संघ का निर्वाचन आयोग। ये आप ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है, और इसका जो वर्णन किया गया है वो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक देखने को आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना निर्वाचन आयोग को किस प्रकार से कार्य करता है भारत में। देखो, निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, देखो। निर्वाचन आयोग का, भारत में निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 25 जनवरी 1950 को। तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो देखो, 324 अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत का एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चुनाव जो करवाए जाएंगे भारत में वो निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएंगे। निष्पक्ष का मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लिया जाएगा, जो जनता जिसको चुनकर बैठाएगी उसी को वहां पर जीता माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चुनाव में कोई धांधलेबाजी ना हो। इसी वजह से संविधान में इस निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, और इसको पहला ही संविधान के द्वारा आदेश दिया गया है कि आपको यह काम होगा कि आप भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन करवाएंगे। आप 324 यही कहता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन इत्यादि कराए जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से कार्य इसके हैं। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो इसके सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में जो होते हैं, और दो अन्य आयुक्त होते हैं। ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। और इनकी नियुक्ति, अर्थात किनकी, इन तीनों की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी और अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये आप ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर से वही कि ज्यादातर नियुक्तियां या ज्यादातर त्यागपत्र जो दिए जाते हैं वो राष्ट्रपति को ही दिए जाते हैं। चाहे नियुक्ति की बात आ जाए तो भी राष्ट्रपति को, और यदि इस्तीफे की बात आ जाए या निलंबन की बात आ जाए तो भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है। पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था भाग 21 में कि भाग 21 में नहीं, वो भाग आपका लेक्चर नंबर 21 में दिया था आपको मैंने। वो आपका भाग 14 था और 14A था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 6 वर्ष और 65 वर्ष में क्या अंतर होता है। तो या तो किसी व्यक्ति की आयु 6 वर्ष पूरी हो रही हो तो भी रिटायर हो जाएगा, लेकिन वो 65 वर्ष का नहीं हुआ तो भी रिटायर हो जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आयु 6 वर्ष पूरी नहीं हुई, 65 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो भी वो वहां पर रिटायर हो जाता है। इनमें से जो भी पहले होगी वहीं पर वो रिटायर हो जाएगा। इनकी शपथ और योग्यताओं का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। कि यदि आपसे पूछ ले कि इनकी शपथ राष्ट्रपति के स्टेटमेंट में बना दे आपको सवाल कि निर्वाचन आयुक्त जो होता है, निर्वाचन आयुक्त को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है, ऐसा प्रावधान संविधान में है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। क्योंकि इनके शपथ और योग्यता के बारे में इनके बारे में कोई भी संविधान में वर्णन नहीं किया गया। अर्थात कहने के लिए कह लो कि संविधान यहाँ पर क्या है, संविधान पूरी तरीके से मौन है, इनके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी ये मान लिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं योग्यता उनके बराबर होनी चाहिए। अनुच्छेद 325 कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता नामावली या निर्वाचक नामावली होती है, क्योंकि ये होनी चाहिए। क्योंकि जब आप निर्वाचन करा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि हाँ कौन सी जनसंख्या कहाँ कितनी रहती है, तो आपको पता तो होनी चाहिए कि
जो 18 वर्ष से या उससे ऊपर के व्यक्ति हैं, भारत में रह रहे हैं, क्या उनको मतदाता नामावली में उनका नाम भी है या नहीं? क्योंकि जिनका मतदाता नामावली में नाम होता है वही वोटिंग भी करता है जाकर। वरना तो आप, यदि आपका मतदाता नामावली में नाम नहीं है तो आप वहां पर वोटिंग नहीं कर पाएंगे। भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि संविधान इनसे ऊपर उठकर बात करता है। कि संविधान कहता है कि सबको समान अधिकार है। अब आप देखते हैं, चाहे अंबानी को ले लो आप, चाहे एक एक आम नागरिक को ले लो। जो आम नागरिक होता है, क्या आपको ऐसा लगा कि अंबानी की वोट का वैल्यू 100 है और आपकी वोट का वैल्यू 1 है? क्या ऐसा है? भारत में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए संविधान कहता है कि हमारा जो संविधान है वो सब पर इक्वलिटी, बराबरी से लागू होता है। चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब हो, उसकी वोट का वैल्यू एक ही होगा। चाहे अंबानी हो, चाहे कोई और भी गरीब व्यक्ति हो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सबको वोटिंग वैल्यू जो दी गई है वो भारत में समान रूप से दी गई है। और इसी वजह से कह रहा है कि या तो आपका धर्म हो, जाति हो, मूल वंश और लिंग हो और जन्म स्थान के आधार पर तो आपको मतदान करने से नहीं रोका जा सकता किसी भी हालत में। और आपको फिर कब रोका जा सकता है? आपको तब रोका जा सकता है यदि आपका नाम मतदाता नामावली में नहीं है। ये ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं ना वोटर लिस्ट, यदि उसमें आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको वहां पर रोका जा सकता है। लेकिन इन आधारों के नाम पर, इन आधारों पर तो नहीं रोका जा सकता। ये आप ध्यान रखना। ये आपका 325 अनुच्छेद जो है वो अधिकार देता है। यदि आपका मतदाता नामावली में नाम है, आपके पास कोई आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र या आधार कार्ड वगैरह या बैंक की कॉपी, तो वहां पर आपको फिर वोटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 326, 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वयस्क मताधिकार मतलब, वयस्क मताधिकार होता है 18 वर्ष। वर्तमान में 18 वर्ष है, लेकिन ये पहले, उससे पहले 21 वर्ष था। उसे भी देखेंगे किस तरीके से घटा। तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। 326 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, उसको मतदान देने का, मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। और भारत में वयस्क मताधिकार की आयु जो है वो 18 वर्ष है। अब इसमें हुआ था पहले 21 वर्ष से, देखो 61वें संविधान संशोधन 1989, अर्थात 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। और इसके द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये ध्यान रखना है पूरी तरीके से कि ये जो है, ये जो संविधान संशोधन है, ये मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ पर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो 21 से घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर देगी। और वर्तमान में जो आयु है वयस्क मताधिकार की, वयस्क मताधिकार की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। 327 कहता है संसद को अधिकार है कि वह लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचन के लिए विधि निर्माण कर सकती है। ये तो देखो अधिकार होगा ही होगा, क्योंकि संसद को ही तो सबसे ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो संसद को अधिकार है कि वो लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन के लिए एक विधि निर्माण, अर्थात कोई भी नियम या कानून बना सकती है उसके लिए। ये 327 में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 328, स्थानीय स्वशासन के निर्वाचनों के लिए विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होगा। स्थानीय स्वशासन अर्थात ग्राम पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत होती है, और एक दूसरी होती है हमारी नगर पालिका। तो जो स्थानीय स्वशासन होते हैं वो इनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो इनके संचालित करने में, इनके लिए जो नियम और कानून बनाए जाएंगे वो संबंधित राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे। मान लो यदि आप यूपी में हैं तो यूपी के में जो ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन होगा उसके लिए कानून यूपी सरकार बनाएगी। यदि आप एमपी में हैं तो एमपी के लिए जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो नियम कानून बनेंगे वो वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार बनाएगी। तो अलग अलग जिस भी स्थानीय जहां पर भी कंडीशन लगी हुई है वहां पर उस तरीके का पर्टिकुलर वहां पर राज्य आ जाएगा बीच में। वहां पर संसद का कोई रोल नहीं होता। और यही कहता है हमारा 328 अनुच्छेद कि राज्य को अधिकार है कि स्थानीय स्वशासन में क्या होगा कि निर्वाचन के संबंध में यदि विधि बनानी पड़े या कानून बनाना पड़े तो वो बना लेगी। अनुच्छेद 329, लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जो भी वहां पर काम होगा, तो क्योंकि आप भली बात जानते हैं कि यदि कोर्ट में केस चला गया तो क्या होगा। कोर्ट में केस तो वैसे ही पहले से ही 35 लाख लंबित है। एक और केस आ जाएगा तो बताओ इसका निर्णय कब आएगा। तो इससे क्या होगा, इसी चीज से बचने के लिए इस पर निर्णय लेने का अधिकार जो होगा वो निर्वाचन आयोग का ही होगा। निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। हाँ, उसके बाद इलेक्शन होने के बाद में, इलेक्शन जीतने के बाद में जो बना पीएम या सीएम जो भी बना, वो उसके बाद में आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले नहीं। तो यही कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से संबंधित विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट। अब देखो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य विभिन्न चुनाव क्षेत्र निर्धारित करना। कि यहाँ पर देखो क्या होता है, यदि हम कहें कि 10 लाख पर एक सांसद चुना जाता है, जहाँ जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख है वहां पर एक सांसद चुना जाएगा। इसका मतलब विभिन्न क्षेत्रों को निर्धारित, अर्थात जो क्षेत्र 10 लाख से निर्धारित हो जाता है वही क्या होगा आपका, वो आपका 10 लाख से निर्धारित हो जाता है, तो वहां पर एक सांसद चुन लिया जाता है। तो वो ये जो पहला पॉइंट है आपका, वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि विभिन्न चुनाव क्षेत्र निर्धारित करना। दूसरा है निर्वाचक नामावली तैयार करना। जो निर्वाचक नामावली होती थी, अर्थात वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्य भी किसका होता है, वो भी आपका निर्वाचन आयोग का ही होता है। जैसे अब 2023 के लिए इलेक्शन होंगे, तो आपने देखा होगा आपके शहर में या आपके गांव में वहां पर निर्वाचक नामावली बन रही होगी। वो ज्यादातर टीचर वगैरह उनको वहां पर ड्यूटी दे दी जाती है, तो वो वहां पर अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे जरूर। यदि आपका किसी का नहीं बना हुआ तो बनवा लेना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। किसी भी राजनीतिक दल को, यदि कोई राजनीतिक दल है तो उसको मान्यता कौन देगा, निर्वाचन आयोग। जैसे आप देखते हैं बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ये राजनीतिक पार्टियां, और इनको राजनीतिक पार्टी का दर्जा किसने दिया है, निर्वाचन आयोग ने। इनको दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है। दूसरा है निर्वाचन चिन्ह प्रदान करना। आप अलग अलग देखते हैं, जैसे आप देखते हैं बीजेपी को ले लो। बीजेपी का जो आप देखते हैं चुनाव चिन्ह जो होता है वो निर्वाचन चिन्ह या चुनाव चिन्ह कह लो, वो होता है आपका कमल। उसी तरीके से कांग्रेस का होता है हाथ का पंजा। तो अलग अलग तरीके से सबके यहाँ पर चुनाव चिन्ह दे दिए जाते हैं। मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान कराना। यदि इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन से पहले क्या होगा कि ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग को ही हम कहते हैं प्रशिक्षण। यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान कराएंगे, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, अक्सर आपने देखा होगा। यदि आपके घर में कोई टीचर वगैरह या बैंक में आपके घर में नौकरी करता हो तो उनसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रेनिंग होती है या नहीं, उनसे आप मालूम करके देखना। दूसरा है निर्वाचक या निर्वाचनों का आयोजन कराना। तो निर्वाचनों का आयोजन, निर्वाचन का आयोजन कराने का कार्य भी आपका निर्वाचन आयोग का ही होता है। निर्वाचन के खर्चों को सीमित करना, कि कम से कम खर्चा हो, ये भी कार्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। कोई विवाद हो जाने की स्थिति में किसी चुनाव क्षेत्र से निर्वाचन को रद्द करने का अधिकार भी केवल और केवल निर्वाचन आयोग को ही है। यदि निर्वाचन आयोग को ये लगता है कि वहां पर धांधलेबाजी हुई है या वहां पर गैर कानूनी तरीके से वोटिंग की गई है, तो वहां पर वो निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वहां पर जितने भी चुनाव हुआ है वहां पर उसको रद्द कर दिया जाए और उसको बाद में फिर करा लिया जाएगा, बाद में होगा। लेकिन फिलहाल के लिए उसको रद्द कर दिया जाएगा यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो। टेलीविजन और रेडियो पर चुनाव प्रचार करने के लिए राजनीतिक दलों को समय प्रदान करना। अर्थात जैसे राजनीतिक दलों को समय प्रदान किया जाता है, तो वो वहां पर अपना टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेता है छोटे एग्जामों में तो, कि इसमें वर्णन किया गया तो भाग 15 में कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो 324 से 329 तक। कभी कभी सीधा ही 324 पूछ लेता है, लेकिन मेन तो बात कहाँ है, 324 में ही छुपी हुई है सारी। तो ये आप ध्यान रखना है आपको। लेकिन बड़े एग्जाम में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेना, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ध्यान रखेंगे इसका। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, उसकी पीडीएफ होनी चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप में से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और यदि आपको पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो हाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।